एक दिन मुझे ये न्यूज़ मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है। कभी कभार गाड़ियों को देख के मेरा मन करता है कि मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊं। तो सबसे पहले मुझे जो सुनाई दिया वो था उसके रोने की आवाज़। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद मैंने अपने आप से काफ़ी सवाल करने शुरू किए कि क्यों ना बच्चे ही मिलके दूसरे बच्चों की हेल्प करें, कि कैसे हम एज टीनेजर्स दूसरे टीनेजर्स की मदद कर सकते हैं जो मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं। अगर मेरा हाथ टूटता है तो मुझे काफ़ी सिंपैथी मिलेगी, बट अगर कोई ये आके कहे कि मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है या फिर एंजाइटी फील हो रहा है तो लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। एग्ज़ाम्स आएंगे और जाएंगे पर आपकी लाइफ एक ही है एंड इन दी एंड आप अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो मैटर करता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम मानसी राय है और मैं 17 इयर्स की हूँ और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में हम जितना बात करें उतना कम है। कोविड-19 के टाइम पे जब हम सब लोग एक दूसरे से एकदम डिस्कनेक्टेड थे, तब मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव जिसका नाम है टीन्स टुगेदर फाउंडेशन। इसका मेन एम यही है कि कैसे हम एज टीनेजर्स दूसरे टीनेजर्स की मदद कर सकते हैं जो मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं। हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और उनको ये एहसास दिलवा सकते हैं कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में चिंता करते हैं और जो उनकी परेशानियां समझना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि तुमने ये शुरू क्यों किया या फिर तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। तो उसके लिए वी विल हैव टू टेक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। जब मैं 7th ग्रेड में थी तब मैं दिल्ली में रहती थी। वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, काफ़ी अच्छी दोस्त थी और हम लोग एक दूसरे से सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे। वो उस टाइम पे 9th में थी। उसकी फैमिली में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे जिसके बारे में वो मुझे बताती थी अक्सर। मैं तब बच्ची थी और आई थिंक मैं उसकी परेशानियों का डेप्थ समझ नहीं पाई थी। एक दिन मुझे ये न्यूज़ मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है और वो न्यूज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी और मुझे पता नहीं था कि मैं उससे कैसे हैंडल करूँ, कैसे उससे डील करूँ। उसके बाद मैं एक ऐसे गिल्ट के साइकिल में गिर गई क्योंकि मैं अपने आप को ब्लेम करने लगी थी। मुझे पता था कि उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं और मैं उसकी मदद नहीं कर पाई थी। थैंकफुली मैं उससे ओवरकम कर पाई और 8th ग्रेड में हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे लगा कि नई जगह है, नई शुरुआत करते हैं और काफ़ी टाइम तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। जब मैं 9th ग्रेड में आई तब मेरी एक नई दोस्त बनी और हम लोग काफ़ी जल्दी काफ़ी क्लोज हो गए। उसके साथ भी कई ऐसे इश्यूज थे जो वो मुझसे शेयर करती थी और मैं भी उसे काफ़ी अपनी परेशानियों के बारे में बताया करती थी। वो मुझे कई बार ऐसी चीज़ें बोलती थी जैसे कि कभी कभार गाड़ियों को देख के मेरा मन करता है कि मैं उनके सामने खड़ी हो जाऊं या फिर मेरा कभी कभार मन करता है कि मैं उठूं ही ना। उसकी ये छोटी छोटी बातों को मैंने अंडर एस्टिमेट किया और मैं समझ नहीं पाई कि उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक्चुअली कितनी सीरियस थी। एक दिन मैं ऐसे ही आराम से बैठ के घर पे नेटफ्लिक्स देख रही थी, मेरी फेवरेट मूवी चल रही थी तो मैं वही मज़े में देख रही थी और मेरे पास मेरी इस दोस्त का फ़ोन आया जो कि मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि बाद में कॉल कर लेंगे। कुछ टाइम बाद मैं नीचे वॉक करने गई तो मैंने उसका मैसेज देखा और उसने मुझे लिखा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि शायद होमवर्क के लिए हेल्प चाहिए होगा या ऐसा कुछ होगा। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो सबसे पहले मुझे जो सुनाई दिया वो था उसके रोने की आवाज़ और वो मुझे तुरंत ये कहने लगी कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और तुम्हारी गलती नहीं है और तुम गिल्टी फील मत करना और तुमने मेरी मदद की जितनी तुम मेरी कर सकती थी। और उसने मुझे तब ये बताया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। उस मोमेंट में मैं एकदम शॉक में चली गई क्योंकि लाइन के दूसरी ओर मेरी फ्रेंड थी और वो लिटरली इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ और मुझे कभी किसी ने बताया नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो मैं 1 मिनट तक तो एकदम शांति से खड़ी थी और उसकी बातें सुन रही थी। जब उसने फ़ोन हैंग अप किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी हुआ क्या। तो मैंने तुरंत अपनी मॉम को बताया, हमने उसके पेरेंट्स को कॉल किया, हमने उसको मदद की। थैंकफुली वो बच गई। पर ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद मैंने अपने आप से काफ़ी सवाल करने शुरू किए कि क्यों ऐसा था कि उस मोमेंट में मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। क्यों किसी ने मुझे कभी बताया नहीं था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। और क्यों ऐसा था कि उसको ऐसा लगा
कि वो सिर्फ मुझसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है? क्यों वो किसी अडल्ट के पास नहीं गई, अपने पेरेंट्स के पास नहीं गई? क्यों उसे यही समझा कि मुझसे प्रॉब्लम शेयर करना सही रहेगा? इन सब सवालों का जवाब खोजते खोजते मेरे पास ये आंसर आया कि क्यों ना बच्चे ही मिलके दूसरे बच्चों की हेल्प करें, क्योंकि एज टीनेजर्स हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने एज ग्रुप के बच्चों से बात करने में। तो फिर यहाँ से टीन्स टुगेदर फाउंडेशन शुरू हुआ था। फिर कई बार मुझसे ये भी पूछा जाता है कि हम लोग एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं और क्या मुझे कोई चैलेंजेस मिले थे रास्ते में जब हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। तो चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। जब हमें ये आइडिया आया तो हमें एडल्ट्स के हेल्प की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि एक ऐसा कॉज था जिसके लिए हम लोग वर्क करें तो किसी एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी प्रोफेशनल्स को रीच आउट किया और हमने मदद मांगी। कुछ लोगों ने तो हेल्प की, बट काफ़ी सारे इनिशियली ऐसे लोग थे जिनको लगा कि हम लोग सीरियस नहीं हैं या फिर हम लोग कुछ टाइम तक काम करेंगे फिर रुक जाएंगे, और उन्होंने कहा कि तुम बच्चे हो, तुम लोग अभी इन इशूज़ के बारे में क्या समझते हो। तो काफ़ी मेहनत थी और एक पॉइंट ऐसा आया था जब हम लोगों ने एज अ ग्रुप सोचा कि हम लोग छोड़ ही देते हैं, मतलब क्या फ़ायदा है, कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है हमारी। पर फिर मेरे पास उस रात एक ईमेल आया था। मैंने कुछ महीनों पहले एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को ईमेल किया था उससे हेल्प मांगते हुए कि मैं इस कॉज की तरफ ऐसे काम करना चाहती हूँ और मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। वो एक पहली ऐसी साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने मुझे एक्चुअली में रिप्लाई किया और मोटिवेट किया था। उनका ईमेल देखने के बाद मुझे फिर से ये मोटिवेशन मिला कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ और ये जो कॉज है उसके लिए हम लोग एक्चुअली बहुत पैशनेट हैं। उन्होंने मुझे अपनी एक फ्रेंड का नंबर दिया था और इन फ्रेंड ने, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे आगे गाइड किया, हमें एज अ ग्रुप आगे गाइड किया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोग बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो टीन्स टुगेदर फाउंडेशन कैसे काम करता है, इसके मेन आई वुड से 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है हमारा ऑनलाइन ब्लॉग, जहाँ पे हम लोग सेल्फ हेल्प टूल्स पोस्ट करते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पोस्ट करते हैं जिनको बच्चे पढ़ के अपनी खुद की कैसे मदद करनी है वो सीख सकते हैं। दूसरा है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जहाँ पे हम लोग अगेन पोस्ट करते हैं जो कि सेल्फ हेल्प के बारे में होती हैं, और हम लोग लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं विद प्रोफेशनल्स ताकि बच्चे उनको अटेंड कर सकें, अपने वेरियस क्वेरीज को सॉल्व करवा सकें और प्रोफेशनल से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें। तीसरा, एंड आई वुड से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो है TTF स्कूल क्लब्स। इन स्कूल क्लब्स को स्टार्ट करने का आइडिया मुझे आया था जब मैंने सोचा कि हम लोग टीनेजर्स की हेल्प कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टीनेजर्स कहाँ मौजूद हैं? स्कूल्स में। हमें स्कूल्स में हर चीज़ सिखाई जाती है, पर हमें क्यों मेंटल हेल्थ के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता? हमें पाइथागोरस थ्योरम, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना, ये सब बताते हैं, पर क्या ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसके बारे में डिस्कशन ना कर सकें या हमें इसके बारे में ना सिखाया जाए? तो ये जब मुझे आइडिया आया था स्कूल क्लब्स का, मैंने अपनी एक दोस्त से डिस्कशन किया कि अगर मैं ये क्लब तुम्हारे स्कूल में ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहूँ तो वुड यू बी विलिंग टू हेल्प मी? तो उसने मुझे बताया कि मैं तो हेल्प करना चाहूँगी और मुझे पता है कि हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं सारे चाहते हैं कि ऐसा कोई क्लब हमारे स्कूल में हो, बट मेरा स्कूल थोड़ा कंजर्वेटिव है। वो नहीं चाहता है कि हम लोग बच्चों को इन नेगेटिव टॉपिक्स से एक्सपोज करें और हम उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालें, इसलिए मेरा स्कूल कभी एग्री करेगा ही नहीं। वो हमें इन सब टॉपिक से एकदम दूर रखता है। तब मुझे लगा कि हमें इसकी की ज़रूरत है। स्कूल्स में ही बच्चे प्रेजेंट हैं और बच्चों को जब तक स्कूल्स में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं करवाया जाएगा तब तक इसको डिस्टिग्मेटाइज हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने अगेन ग्रुप के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग कैसे स्कूल क्लब्स, TTF स्कूल क्लब्स को इनिशिएट कर सकते हैं। तो हमने पहला स्कूल क्लब स्टार्ट किया था दिल्ली पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर में। वो क्लब इतना सक्सेसफुल रहा कि हमने दूसरा क्लब एक दिल्ली के स्कूल में स्टार्ट किया था। इन क्लब्स का मेन एम है स्पेसिफिकली स्कूल कम्युनिटीज़ में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाना और उस स्कूल के बच्चों को यह एहसास दिलवाना कि उनके जो पीयर्स हैं और उनके आसपास डायरेक्ट कनेक्शन में जो टीचर्स हैं वो उनकी चिंता करते हैं और वो वहाँ उनकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। तो हमारा जो स्कूल क्लब है वो कैसे काम करता है, हम लोग मेनली उन्हें हर महीने कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ डे होता है जो हर महीने होता है, और हम लोग
कुछ सेशन स्पेसिफिक सेशंस अलग अलग टॉपिक्स पे करवाते हैं, जैसे कि LGBTQ अवेयरनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोग प्रोफेशनल्स को उनके स्कूल्स में ले जाते हैं जहाँ पे वो ये गाइडेड सेशंस करवा सकें। और जो हमारी मोस्ट फेवरेट अभी तक बच्चों की एक्टिविटी होती है इन क्लब्स में, वो होती है पीयर सपोर्ट ग्रुप्स, जो कि हर महीने एट द एंड ऑफ द मंथ होती है। इन क्लब्स में और इन एक्टिविटीज़ में जो पीयर सपोर्ट ग्रुप हो रहा है, यहाँ पे बच्चे सारे मिलकर एक साथ बैठते हैं, शायद चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो फिज़िकली स्कूल में हो, और बच्चे एक एक करके अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं। ये ऑब्वियसली एक गाइडेड काउंसलर के अंडर एक्टिविटी कंडक्ट होती है, वो स्कूल काउंसलर ही इन मोस्ट केसेस होता है। तो यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से ही बात करते हैं, एक दूसरे को एडवाइस ऑफर करते हैं, बताते हैं कि हाँ अगर तुम्हें इस एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। एंड समवेयर वो एक कंफर्ट होता है जो बच्चों को इन क्लब्स के और इस ग्रुप के थ्रू मिलता है। इन स्कूल क्लब्स में और जो हम लोग इंडिपेंडेंटली इवेंट्स करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन में, जैसे रोटरी और कई सारे अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनमें अभी हमें जो भी इश्यूज़ देखने को मिले हैं वो सारे काफ़ी रिलेटेड हैं कोविड-19 से। कोविड-19 के टाइम पे जो इम्पैक्ट मेंटली टीनेजर्स पे पड़ा है, उसका इफ़ेक्ट हमें अब और आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबको पता है कि कोविड-19 के टाइम सारा चीज़ मतलब ऑनलाइन हो रहा था, एजुकेशन भी पूरी डिजिटल ऑनलाइन थी और हम में से कोई भी यूज्ड नहीं था इसके। और कोविड के टाइम पे काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई करी ही ना हो उनका फोकस, उनका कॉन्सेंट्रेशन एकदम डिटीरियोरेट हो गया था। वैसे बच्चे जब ऑफलाइन वापस स्कूल आना शुरू हुए, तब उनका पढ़ाई का जो लेके एक प्रेशर था वो बिल्डअप होने लगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे बच्चों ने पढ़ाई उतनी सीरियसली ली ही नहीं थी। तो आजकल जो हमारे मैक्सिमम डिस्कशंस होते हैं, उनमें यही टॉपिक और यही स्ट्रेस काफ़ी सारे बच्चों में देखा जा रहा है। तो कोविड-19 के ऐसे काफ़ी इम्पैक्ट्स हैं जो हमें अभी रियलाइज़ नहीं हो रहे हैं, बट मेंटल हेल्थ पे जो उसका असर पड़ा है वो आगे जाने वाले सालों में दिखेगा। और हमारी ही ये जनरेशन है जो आगे दुनिया चलाएगी, और अगर हमारी हेल्प अभी नहीं करी जाएगी तो बाद में आगे क्या होने वाला है उसको तो कोई नहीं जानता है। तो हम एज अ ग्रुप इसको प्रमोट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चों को वो हेल्प मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। और इसकी शुरुआत तभी होगी जब बच्चे अवेयर होंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, और उनमें इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो उठ के उसके बारे में बात कर सके और दूसरों को अप्रोच कर सके। मैं अपना ही अगर एग्जाम्पल दूँ तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे आपको पता है। इस बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैंने भी काफ़ी प्रेशर ले लिया था स्टडीज़ का, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एंग्जाइटी एक्सपीरियंस हो रही थी। थैंकफुली क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, मुझे ये पता था कि ये जो मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं वो एंग्जाइटी के हैं और उनसे कैसे डील करना है। और एक दिन जब मुझे लगा कि मैं इसको अकेले हैंडल नहीं कर सकती, आई रीच आउट टू माई टीचर। और बच्चे काफ़ी ऐसा करते नहीं हैं, वो रीच आउट करने में हिचकिचाते हैं, पर जो कि मैं इतना जानती हूँ कि हेल्प अवेलेबल है, आई जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट। तो मैंने अपनी टीचर को कॉल किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे मेरे आसपास थे नहीं, और मेरी टीचर ने भी मेरी मदद की, जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मेरे आसपास और लोग हैं जो मेरी मदद करना चाहते हैं। एंड थैंकफुली मेरे पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, दे गॉट मी द हेल्प जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और अभी मैं ठीक हूँ, मेरे पास उतना प्रेशर है नहीं जितना मेरे पास पहले था। तो ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। LGBTQ कम्युनिटी को लेके भी हमारे आजकल की सोसाइटी में काफ़ी टैबू है, और इसका भी इफ़ेक्ट हमारे एज ग्रुप पे काफ़ी पड़ रहा है। जैसे हमने अपने ही स्कूल में एक इवेंट करवाया था जो कि LGBTQ अवेयरनेस पे था। उसमें बच्चों ने काफ़ी स्टोरीज शेयर की थी अपने आइडेंटिटीज़, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में। हमने एज अ ग्रुप एक डिस्कशन खोला था टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि वो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव इस टॉपिक पे अंडरस्टैंड कर सकें। उसमें एक बच्ची थी जिसने मुझे रीच आउट किया पर्सनली, और उसने मुझे बताया कि उसको कैसे इस सेशन के बाद हेल्प मिली कि वो कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स को जाके अपने आइडेंटिटी के बारे में बता सके। क्योंकि इस इवेंट के दौरान एक और बच्ची ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और दिस गर्ल शी थॉट कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड नाउ शी इज़ हैप्पी एंड शी इज़ आउट इन द ओपन। और ऐसे ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिन बच्चों को हेल्प मिली है इन इवेंट्स के बाद। आपने शायद एक रीसेंट इवेंट के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उसके ऊपर एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस था, और वो LGBTQ कम्युनिटी का एक मेंबर था, और उसको लोग बुली करते थे उससे रिलेट करके, और उसकी टीचर्स को पता ही था कि वो उसकी हेल्प कैसे करें।
उसकी मॉम ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाया था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमें देखे जा रहे हैं आजकल के सिनेरियो में, और हम इन्हीं को इरेडिकेट करने के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एज अ ग्रुप हमारा मेन गोल अभी ये है कि हम जितने भी लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करवा सकते हैं, हम उन्हें अवेयर करवाएं। अगर मेरा हाथ टूटता है तो मुझे काफ़ी सिंपैथी मिलेगी, बट अगर कोई ये आके कहे कि मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है या फिर एंग्जाइटी फील हो रहा है, तो लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। इट्स राइट कि तुम्हारे दिमाग में है, तभी इसको मेंटल इलनेस कहते हैं, और इसका आगे सोल्यूशन है, तुम्हें हेल्प मिल सकती है, और इसी की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको या फिर अगर आप किसी को जानते हैं उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमें रीच आउट आप हमारी वेबसाइट के थ्रू teenstf.com पे कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम टीन्स टुगेदर फाउंडेशन, उस पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड स्कूल्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पास ही बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तो आपको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और हमारा जो क्लब है वो शायद एक ऐसा मीडियम या फिर एक ऐसा फर्स्ट स्टेप है जो आपको लेना चाहिए अपने बच्चों को अवेयर करवाने के लिए और उनको हेल्प दिलवाने के लिए। ये कोई ऐसा टैबू टॉपिक नहीं है जिस पे आप अपने बच्चों से चर्चा नहीं कर सकते या फिर उनको उसके पास एक्सपोज नहीं करवा सकते। इनसे बच्चों को सीख मिलेगी और वो जानेंगे कि उनको इन सिचुएशंस में कैसे डील करना पड़े, और अगर उनको कोई नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं तो वो हेल्प के लिए मांग सकते हैं और खुद की भी हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी रास्ते हैं, बस आपको खोजना पड़ेगा, और ये TTF क्लब एक ऐसा स्टेप है जो आपको एज स्कूल आई वुड से कि लेना चाहिए। मैं एंड करने में पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि मे बी आप अपने बच्चों की हर इशू को नहीं समझ सकते हैं, बट अगर आपका बच्चा आपसे ओपन अप कर रहा है तो उनको बिना जजमेंट पहले उनकी इशू को समझिए, उनको सुनिए, और फिर उससे एक डिस्कशन ओपन करिए जहाँ पे वो अपनी हर परेशानी आपको बता सकते हैं। कई बार पेरेंट्स शायद ना ही समझ पाए कि उनके बच्चे को क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है। हो सकता है उनको कि कहीं गिल्ट हो कि हम लोग उसको ये सब कुछ देते हैं, फिर क्यों इतना ये दुखी है, या फिर उसको ऐसे क्यों फीलिंग्स आ रही हैं। तो उस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में जो इंसान है उसका एक एक्सटेंट के बाद कोई कंट्रोल होता नहीं है। उससे काफ़ी बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं जो विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, और उनके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प और थेरेपी सीक आउट करनी चाहिए। या फिर जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपके बच्चों को सपोर्ट मिल सकता है और एक ऐसी कम्युनिटी मिल सकती है जहाँ पे उनको ये रियलाइज़ हो कि वो अकेले नहीं है और उनके अराउंड और भी बच्चे हैं जो उनसे रिलेट कर सकते हैं, उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, खासकर कि वो बच्चे जिनके अभी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम्स या किसी और एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, कि एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिटर्मिन नहीं करता है। एग्ज़ाम्स आएंगे और जाएंगे, बट आपकी लाइफ एक ही है, एंड इन दी एंड आप अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो मैटर करता है। हाँ, आपके मार्क्स मैटर भी करते हैं, बट वो एक ही डिग्री तक है। उसके बाद आपकी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ जो आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं और आप कैसे फेलियर्स और इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ डिटर्मिन करेगा। तो एग्ज़ाम के रिजल्ट की टेंशन या फिर कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ उसकी टेंशन में आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जो आपको बाद में रिग्रेट होगा। अ स्मॉल स्टेप इज़ ऑल दैट वी नीड, कोई बड़ा चेंज लाने के लिए। और हमारा टीन्स टुगेदर फाउंडेशन यही एक छोटा स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग मेंटल हेल्थ के इशू को डिस्टिग्मेटाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया में लोगों को ये अवेयर करवा पाएँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जितना बात करें उतना अच्छा है, और जितने लोगों को बताएं उतनी हेल्प हमारे जनरेशन को मिल सकती है, खास करके कोविड के बाद। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम अपने कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और हमारी वेबसाइट, जिसके थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल की टीचर या प्रिंसिपल हैं जो अपने स्कूल में TTF क्लब स्टार्ट करना चाहती हैं, या फिर आप कोई स्टूडेंट भी हैं जो ये क्लब स्टार्ट करना चाहता है, या फिर अपने जर्नी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो आप इन लिंक्स के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।